आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल इनकम अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यूज लैक्स में दी हुई हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम पाएंगे कि टोटल इनकम में डिक्लाइन आया है 8.37% का। मतलब लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में टोटल इनकम थी 445426, जबकि इस बार सितंबर के क्वार्टर में टोटल इनकम है 408133 लैक्स। तो यहाँ पे डिक्लाइन है 8.37% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं तो डिक्लाइन है 7.51% का, क्योंकि जून के क्वार्टर में थी टोटल इनकम 441319, जबकि इस बार सितंबर के क्वार्टर में है 408133 लैक्स। टोटल एक्सपेंडिचर जब हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है 7.53% का, और इसीलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। तो आप देखिए लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 2019 में टोटल एक्सपेंडिचर था 403250 लैक्स, जबकि इस बार गिरावट आई है। सितंबर के क्वार्टर में एक्सपेंडिचर है 372872 लैक्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब हम देखते हैं तो ग्रोथ आई है एक्सपेंडिचर में, और इसीलिए मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है क्योंकि खर्चे बढ़े हैं। तो ये ग्रोथ है 6.15% की। जून 2020 के क्वार्टर में था टोटल एक्सपेंडिचर 351268, देखिए अब बढ़ गया है। सितंबर के क्वार्टर में 372872, ये ग्रोथ है 6.15% की। सितंबर के क्वार्टर की सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि प्रोविजंस का आप देखिए परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इस बार अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डिक्लाइन देखिए कितना ज्यादा है, 31.98% का। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में प्रोविजन डिक्लेयर किया गया था 31735 लैक्स का, जबकि इस बार देखिए बहुत कम हो गया है, 21584 लैक्स हो गया है। तो डिक्लाइन हुआ है 3.98% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन हुआ 71.75% का, ये भी बहुत अच्छा डिक्लाइन है। तो जून के क्वार्टर में था प्रोविजन 76408, और इस बार देखिए कितना कम है, 21584 लैक्स। तो ये डिक्लाइन 71.75% का है, और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और इससे ये पता चलता है कि अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एसेट हैं, जो एसेट क्लास है, वो स्टेबल हो गया है। तो फाइनली हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 676 करोड़ का लॉस हुआ था, और इस बार सितंबर के क्वार्टर में 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो खैर बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो लास्ट क्वार्टर जो कि जून का क्वार्टर था, उसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो वहां से अब इस क्वार्टर में ग्रोथ आई है 8.94% की। अब यहाँ पे मैंने आपको इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट दिखाया है। तो इनके सेगमेंट जो है वो है ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग बिजनेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेजरी को। तो मेन जो प्रॉफिट हुआ है वो देखिए ट्रेजरी से ही हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है 713.5% की। तो लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में था ट्रेजरी से जो प्रॉफिट हुआ था वो था 11864 लैक्स, जबकि इस बार कितना ज्यादा हो गया है, 96517 लाख हो गया है। तो ये ग्रोथ है 713.5% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 121.5% की ग्रोथ है। जून के क्वार्टर में था प्रॉफिट ट्रेजरी से 43561, जबकि इस बार ट्रेजरी से प्रॉफिट हुआ है 96517, ये ग्रोथ है 121.5% की। अब जब हम होलसेल बैंकिंग के सेगमेंट को देखते हैं तो देखिए लास्ट ईयर इन्हें लॉस नहीं हुआ था सितंबर के क्वार्टर में, और इस बार इस क्वार्टर में लॉस हुआ है इन्हें होलसेल बैंकिंग से। पिछले क्वार्टर भी इन्हें लॉस नहीं हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो इस बार ये रिजल्ट इनका बेकार है होलसेल बैंकिंग का, और इसीलिए मैंने यहाँ पे कंपेयर भी नहीं किया है और रेड कलर से मार्क किया है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम प्रॉफिट को लॉस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ इस बार होलसेल बैंकिंग से लॉस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रिटेल बैंकिंग में क्या है। रिटेल बैंकिंग में लास्ट ईयर भी लॉस था, सितंबर के क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में भी लॉस था, और इस बार भी लॉस हुआ है सितंबर के क्वार्टर में।
और ये चीज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर देखिए 304 करोड़ का लॉस था, लास्ट क्वार्टर में 208 करोड़ का लॉस था, और इस क्वार्टर में 631 करोड़ का लॉस है, जो कि थोड़ा सा बढ़ा है रिटेल बैंकिंग के केस में। यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है क्योंकि सारा ही लॉस है, तो मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं किया है। अब आखिरी सेगमेंट है अदर बैंकिंग बिजनेस का। तो यहाँ पे लास्ट ईयर आप देखिए 53 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ था, और इस साल 9 करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि ये लॉस ज्यादा नहीं है, लेकिन लॉस हुआ है, और इसीलिए मैंने यहाँ नॉट एप्लीकेबल डाल दिया है। तो हम पिछले क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ का लॉस हुआ था, और इस बार 9 करोड़ का लॉस हुआ है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लॉस कम हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस बार लॉस हुआ है। दोनों ही केस में मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है यहाँ पे। तो जब आप ये पूरे सेगमेंट के रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या समझ में आ रही, जो कि क्लियर थी। कोविड के टाइम पे सबको पता था कि बैंक्स जो हैं लोन्स कम बांटेंगे और पैसा कहाँ लगाएंगे, ट्रेजरी में लगाएंगे, और वही हुआ। देखिए ट्रेजरी से इनको प्रॉफिट हुआ है, और ज्यादा प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में और लास्ट क्वार्टर के भी कंपैरिजन में। लेकिन रिटेल बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो लॉस हुआ है, होलसेल बैंकिंग में भी लॉस हुआ है। वैद्यनाथन जी ने बोला था कि वो अभी लोन बांटने में जल्दी नहीं करेंगे, वो पहले बेस बना रहे हैं और कासा इंप्रूव कर रहे हैं। एक बार जब कासा इंप्रूव हो जाएगा तब वो रिटेल की लोन में ग्रोथ दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो अब चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स, मेन हाइलाइट्स दिखाता हूँ रिजल्ट की, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है रिजल्ट की समरी। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस बार का प्रॉफिट जो है स्टैंड अलोन है रुपीज 101 करोड़ का क्वार्टर टू में। लास्ट ईयर था लॉस 680 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आई है 22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये ग्रो होके हो गई है इस बार रुपीज 1660 करोड़ की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में हो गया है 4.57% का, पिछले साल था 3.43%। कासा रेशियो हो गया है 40.37% का इस क्वार्टर में, और लास्ट ईयर था 18.70% का। तो देखिए यहाँ पे वैद्यनाथन जी का टारगेट पूरा हो गया। उनका ये टारगेट था 40 क्रॉस करना है, और यहाँ पे कासा रेशियो 40 क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कासा बैलेंस में ग्रोथ आई है 142% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये हो गया है अभी रुपीज 30,181 करोड़। ओवरऑल कस्टमर डिपॉजिट हो गई है अब 69,368 करोड़ की। ग्रोथ आई है 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 11% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओवरऑल फंडेड एसेट बैंक का है 106,828 करोड़ का। डी ग्रोथ आई है 1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि ग्रोथ आई है 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रिटेल लोन एसेट हो गया है रुपीज 59,860 करोड़ का। ग्रोथ आई है 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जब हम एसेट क्वालिटी को देखते हैं तो इनका ग्रॉस एनपीए का परसेंट है 1.62% और नेट एनपीए का परसेंट है 0.43%, और ये जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो है 74% का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग 31 अगस्त के पहले तक के एनपीए को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर वो डिक्लेयर कर दे बैंक तो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा 1.87% का, जबकि नेट एनपीए हो जाएगा 0.60% का, और प्रोविजन कवरेज जो है वो है 74% का सितंबर में, जबकि जून में था 75% का, और लास्ट ईयर सितंबर में था 56% का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 14.73% और एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है 138%। बैंक ने वोडाफोन कंपनी के अगेंस्ट में प्रोविजन डिक्लेयर किए थे, वो था प्रोविजन रुपीज 1622 करोड़ का। उसमें से रुपीज 811 करोड़ का प्रोविजन जो है इन्होंने रिवर्स कर दिया है, क्योंकि वोडाफोन की कंडीशन इन्हें लगता है कि थोड़ा इम्प्रूव हो रही है, इस वजह से इन्होंने ये प्रोविजन रिवर्स कर दिया है।
लेकिन इस प्रोविजन को जो इन्होंने रिवर्स किया है 811 का, इसका यूज इन्होंने किया है कोविड का प्रोविजन डिक्लेयर करने में। तो इन्होंने कोविड से रिलेटेड प्रोविजन डिक्लेयर किया 1400 करोड़ का, और ये प्रोविजन डिक्लेयर करने के बाद जो इनका टोटल कोविड का प्रोविजन हो गया है वो हो गया है रुपीज 2000 करोड़ का। अब अगर मैं इस रिजल्ट को कंक्लूड करूं और अपना व्यू दूं, तो मेरा व्यू ये है कि देखिए, पहले तो हमें लगातार लॉस होता था, इस बार प्रॉफिट हुआ है, लास्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट हुआ है। हम ये जानते हैं कि इस बार का प्रॉफिट ट्रेजरी इनकम से हुआ है, लेकिन कोविड के टाइम पे ये बैंक्स की स्ट्रेटजी ही थी कि उनको ट्रेजरी से ही पैसा बनाना है, और वही होता दिख भी रहा है। रिटेल बैंकिंग से पैसा नहीं बना, कॉर्पोरेट से नहीं बना, ट्रेजरी से बना। हम ये चीज एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज रिजल्ट की ये है कि प्रोविजन में अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। एक और पॉइंट ये है कि वोडाफोन का जो प्रोविजन था उसमें से थोड़ा प्रोविजन रिवर्स कर दिया गया है, क्योंकि वोडाफोन की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई है। एक ये भी पॉइंट है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो 74% का अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कासा रेशियो जो है, जिसका कि टारगेट था 40 क्रॉस कराना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो अच्छे बैंक्स हैं उनका कासा रेशियो 40 के ऊपर है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। और अब देखते हैं कि वैद्यनाथन जी का क्या कहना है इसके बारे में। तो वैद्यनाथन जी ने बोला है कि सिंस डे वन ऑफ द मर्जर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू स्ट्रेंथन द डिपॉजिट साइड ऑफ द बैंक विथ स्टेबल रिटेल डिपॉजिट। ठीक है, वी वर वेरी क्लियर दैट वी डोंट वांट टू ग्रो द लोन बुक अंटिल दिस इज एड्रेस्ड। तो उनका यही कहना था कि जब तक कासा और डिपॉजिट अच्छी नहीं हो जाती तब तक वो लोन बुक ग्रो नहीं कराएंगे ज्यादा तेजी से। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि आई एम हैप्पी टू से दैट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कासा रेशियो हैज रीच्ड इंडस्ट्री बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ओवर 40%। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। with the liability side firmly addressed, you will see growth in the total loan book from quarter 3 फाइनेंशियल ईयर 21 एंड ऑनवर्ड्स। तो अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब अगले क्वार्टर से हम लोग को लोन बुक में ग्रोथ दिखेगी। तो अब अच्छा खासा ग्रो करेगा बैंक, और यहां से अब जर्नी बैंक की स्टार्ट होगी और प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ आया करेगी। उन्होंने लास्ट में बोला है कि आई एम फर्दर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द कलेक्शन परफॉर्मेंस ऑन रिटेल लोन्स हैव इम्प्रूव्ड sharply after the lockdown has been lifted and in fact are much stronger than earlier anticipated। तो ये तो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर टू रिजल्ट का अपडेट। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।